हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर स्नेही और आज हम 17 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को यूज़ करके हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आइस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। इसरो डॉक्स 2 सैटेलाइट्स पुट्स इंडिया इन एलीट लीग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है और एक न्यूज़ है, जिसके अंदर इसरो ने डॉकिंग मिशन को कंप्लीट कर लिया है और पहली बार इंडिया के अंदर डॉकिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट भी किया गया था। इसमें क्या होता है कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, उसके बाद एक दूसरी सैटेलाइट को भी छोड़ा जाता है। ये दोनों सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं। फिर इन सैटेलाइट के अंदर ही थोड़ा सा फ्यूल छोड़ा जाता है और इन सैटेलाइट्स को अर्थ से रिमोटली कंट्रोल करा जाता है एंड इन सैटेलाइट्स के ऊपर जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करके इन दोनों सैटेलाइट को काफ़ी पास लाया जाता है। और ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब ये दोनों सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इस प्रोसेस में इनको फिर बहुत ज़्यादा पास लाके एक दूसरे से कनेक्ट कराया जा सकता है। इसी को डॉकिंग बोला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद इनको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको अनडॉकिंग बोला जाएगा। सो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है डॉकिंग और अनडॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत सारे सिस्टम्स बनाने वाले हैं। और जो क्योंकि फ्यूचर में हम जब इंटर प्लानिटरी ट्रैवल करेंगे, मून तक जाएंगे, मार्स तक जाएंगे, ह्यूमंस को स्पेस में रखेंगे बहुत टाइम तक, तब इतने भारी और इतने हैवी स्पेस क्राफ्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हम हमारे रॉकेट लॉन्चर से ऊपर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब कोई रॉकेट लॉन्चर इतना पावरफुल होगा ही नहीं जो इतने हैवी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर तक पहुंचा पाए। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में, एक एक करते करते रॉकेट लॉन्चर से इन स्पेस क्राफ्ट को ऊपर ले जाएंगे। पहले एक को ले गए, फिर दूसरे को ले गए, फिर तीसरे को ले गए, फिर इनको स्पेस में कनेक्ट कर दिया। तो इस पूरे को एक साथ ले जाने से बेटर हम छोटे छोटे पार्ट्स ले गए और फिर उनको स्पेस में कनेक्ट करा। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट मिशन था। फाइन। इसरो ने इसको लॉन्च करा है श्रीहरिकोटा से, जो एक पर्टिकुलर आइलैंड है एंड आइलैंड के इधर है पुलिकात लेक। ये बहुत बार मैं आपको मैप दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे एक बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर है आंध्र प्रदेश और नीचे की साइड है तमिलनाडु। ये लोकेशन है जहाँ से इसका लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाली पूरे वर्ल्ड में। इसके पहले रशिया, यूएस, चाइना ये चीज़ें कर चुके हैं। देन दो सैटेलाइट्स थी, SDX-01, 02। आपको इनका नाम ध्यान रखना है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, चेजर एंड टारगेट। ठीक है। एंड इसको PSLV-C60 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करा गया था। एंड बाय द वे ये एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें पहला और थर्ड स्टेज सॉलिड फ्यूल वाला है एंड सेकंड एंड फोर्थ स्टेज लिक्विड फ्यूल वाला है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन। दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा आज एडिटोरियल भी आया है इसके रिगार्डिंग, तो उसको भी पढ़ लेंगे। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है। सो यहाँ पे क्या है, इसरो को डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी एक उनकी अचीवमेंट है। बट ये एक सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशन केयर लिटिल फॉर आर्बिट्री डेडलाइंस। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने ये सोचा था कि जब 30 दिसंबर को इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करा गया था, तब जो दो सैटेलाइट्स थी, हमारा एम ये था कि लॉन्च करने के बाद 7 जनवरी तक हम इनको डॉक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद नई टाइमलाइन आती है जिसमें डिक्लेयर होता है कि January 9 तक इनको डॉक करा जाएगा। बट वो भी हम डेडलाइन स्किप कर देते हैं। January 12 को हम फिर इन दोनों सैटेलाइट्स को आपस में पास लाने की कोशिश करते हैं। हम इनको 15 से 3 मीटर तक की पास ले आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाते, फिर वापस इनको दूर कर देते हैं। और फाइनली 16 दिसंबर को जाकर ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट होता है, जब डॉक हो जाता है 16 दिसंबर को। सो द थिंग इज़ कि इसमें बहुत टाइम लग गया। एंड क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिशन था, तो ऑथर ने बताया कि ये काफ़ी ऑब्वियस है कि कोई भी इतना इंपॉर्टेंट मिशन होता है वो आर्बिट्री रैंडम डेडलाइंस को शायद फॉलो ना कर पाए। डॉक होने के बाद इसरो ने बहुत सारे टेस्ट करे। जैसे उन्होंने क्या करा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करी ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए कि डॉकिंग हो गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके अलावा जब ये C60 मिशन को लॉन्च करा गया था PSLV-C60 के बाद, तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये 4 स्टेजेस हैं इसके, तो क्या होता है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, एक एक स्टेज जिसका फ्यूल खत्म होते जा रहा है वो रॉकेट से अलग होता जाता है। ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेज बच गया था एंड में, वो अभी भी अर्थ के चक्कर लगा रहा है।
बाकी के जो रॉकेट के पार्ट्स हैं, ये हटने के बाद अर्थ के अंदर गिरते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा के, जल के, बर्न अप होके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फोर्थ स्टेज है, अब वो सैटेलाइट्स तो फोर्थ स्टेज से निकल चुके हैं बहुत दूर, लेकिन जो रॉकेट का फोर्थ स्टेज था वो अर्थ के अभी भी चक्कर लगा रहा है। ऐसा क्यों? इसको बोला गया POEM, ये इसको नाम दिया गया। इसमें क्या करा जाएगा? जब ये अर्थ के ऑर्बिट कर रहा है उस टाइम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। मतलब इसमें क्या ना, एक रोबोटिक आर्म लगा दिया। अब हम अर्थ से सिग्नल भेज रहे हैं इस फोर्थ स्टेज को, और जो फोर्थ स्टेज है वो इस आर्म को आगे पीछे हिला रहा है। तो ऐसे क्या करा है हमने कि ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑलमोस्ट 24 एक्सपेरिमेंट्स हमने इसमें फिट कर दिए हैं इसी टाइप के, जिससे हम अर्थ से कंट्रोल करके इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे फ्यूचर में हमारी जो कैपेसिटी है स्पेस में जितने भी सिस्टम्स हैं उनकी चीज़ों को अर्थ से ही कंट्रोल करने की, वो हम आज से ही एक्सपेरिमेंट कर पा सकते हैं उस पे। और एक पर्टिकुलर काउपी, जिसको आप लोबिया भी बोलते हो, इनके दानों को भी ऊपर ले जाया गया था और इनको जर्मिनेट भी कराया गया था। तो ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये फोर्थ स्टेज था, जिसके अंदर 24 ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इन पे बनेगा ही। मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है इसरो के स्पेडेक्स मिशन का, और इसका ओवरऑल जो सक्सेस है वो इंडिया के किस काम आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। जैसे हम फ्यूचर में एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वैसा ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो एक बहुत बड़ा, छोटे छोटे कैबिन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट जाके रहेंगे। ये सारे एक खाली कमरों जैसे एक्ट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं। एस्ट्रोनॉट यहाँ पर होंगे, वो ट्रैवल करते करते इस पूरे नेटवर्क में जा सकते हैं। अब इस पूरे नेटवर्क को ज़मीन से एक साथ लॉन्च करना इज़ इम्प्रैक्टिकल। तो हम पहले इस कैबिन को लॉन्च करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, और ऊपर जाके सबको डॉक करके कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर मून लैंडिंग मिशन भी है, जो एक बहुत बड़ा हमें मॉड्यूल चाहिए है, जो कि मून पे लैंड करेगा। अब पहले तो आपको इस मॉड्यूल को अर्थ अर्थ से उठा के स्पेस में ले जाना होगा। उसके बाद इसको मून तक ले जाना होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। तो क्यों ना आप अर्थ से इस पूरे मॉड्यूल को एक साथ ना ले जाओ। इस मॉड्यूल के छोटे-छोटे टुकड़े आप अर्थ से ऊपर ले जाओ, और ऊपर जाके इस मॉड्यूल को असेंबल करो। फिर ये मून तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है? तो मून में फ्यूचर जो ह्यूमन मिशंस अगर इंडिया करता है या करेगा फ्यूचर में, तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉकिंग कैपेसिटी होना किसी भी कंट्री के पास एक एलीट और प्रेस्टिजियस चीज़ है, ठीक है? ये जो दोनों सैटेलाइट्स अभी हमने लॉन्च करी थी, उसमें इनफ फ्यूल था ताकि मल्टीपल ट्रायल्स कर सके। फ्यूल क्यों था उनके अंदर? ताकि जब वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रही हैं दोनों सैटेलाइट्स, तब हम उनको फ्यूल यूज़ करके आगे और पीछे ले जा सकें, और डेफ़िनिटली उन पे कुछ और टेस्ट कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडुज़ ड्रोन दीदीज़ स्प्रे फील्ड इन अ जिफी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम से जुड़ी हुई है। देखो, ड्रोन्स पे एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों ना GS3 का पार्ट है इन जनरल। जो ये स्कीम है टेक्निकली ये GS2 की है, क्योंकि इसमें SHG भी जुड़ा हुआ है। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आता है तब इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ड्रोन्स और एग्रीकल्चर जो दोनों GS3 का ही पार्ट है, तो उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा यूपीएससी के लिए। उस टाइप से भी क्वेश्चन इस स्कीम पर आ सकता है, और अलग से प्रीलिम्स में इस स्कीम की डिटेल्स पूछी जा सकती है। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, ड्रोन्स की हेल्प से जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है, उनको स्प्रे करा जा रहा है। अब आपको ये जो चीज़ पता चल गई, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, बट हमेशा कोई भी चीज़ आपको नहीं पता चले, न्यू पता चलती है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना होता है कि क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल वे में जब हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, फार्मर्स एक्सीडेंटली थोड़ा ओवर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का, ठीक है? अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जो अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया, तो जो कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं प्लांट के लिए। तो जो अच्छे और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं सॉइल के अंदर, उनकी भी डेथ हो जाती है ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से, ठीक है? फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लांट एक टाइम के बाद रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देता है, ठीक है? ये चीज़ देखी गई है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से जो प्लांट है, वो एक टाइम बाद रिस्पॉन्ड करना ख़त्म करता है, और
जो अगर बहुत बार हम फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो उससे एक टाइम बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी, चाहे वो हार्मफुल ही हो, एक टाइम बाद वो भी रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं, अगर हम पेस्टिसाइड का ओवर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और ओवर यूज़ एक्सीडेंटली हो ही जाता है। जब आप फिज़िकली फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इनको स्प्रे करोगे तो ओवर यूज़ होना कोई ऐसी एक्सेप्शनल बात नहीं है, ये काफ़ी कॉमन है। ठीक है? दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है, जब इनको ओवर स्प्रे करा जाता है, तब ये सरफेस पे रह जाते हैं। मतलब पूरा का पूरा तो प्लांट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते ना, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा सरफेस पे पड़ा है। अब बारिश आई, बारिश से 2 चीज़ें हुई, जो सरफेस से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर देते हैं। दूसरी चीज़, ये पानी बह के आस-पास वाली नदी में चले जाता है और नदी के पानी को पल्यूट कर देता है। ये प्रॉब्लम भी होती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अगर पेस्टिसाइड स्पेशली बहुत ज़्यादा डाल रहा है और क्योंकि फार्मर ही इसको मैनुअली स्प्रे कर रहा है, तो फार्मर अनफॉर्चुनेटली गलती से बहुत बार पेस्टिसाइड को खुद ही इन्हेल कर लेता है, जिससे फार्मर को भी हेल्थ इश्यू होने लगता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे लिखे तो 3 है, बट अपन हमने शायद 5 6 6-7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये स्कीम आई क्यों है, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। अब अब क्या करा गया? ये बोला गया कि क्यों ना फार्मर्स को हम ड्रोन्स दे दें। ड्रोन्स दे देंगे हम। ड्रोन से क्या-क्या ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ड्रोन्स के अंदर एक मशीन भी लगी हुई है जिसके अंदर पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र का लिक्विड पड़ा हुआ है और ड्रोन को आप उड़ा रहे हो, ये पूरी ज़मीन है मान लेते हैं। तो ड्रोन ऐसे सीरीज़ में ही उड़ेगा। एकदम सिस्टम से ड्रोन उड़ेगा। ड्रोन के अंदर मशीन लगी है, जितना आपने उसको उसके अंदर नंबर फ़ीड कर रखा है, उतना ही वो फर्टिलाइज़र धीरे-धीरे ड्रॉप करता जाएगा। तो फर्टिलाइज़र एकदम सही जगह है, जहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए था वहीं पे ही करेगा वो और लिमिटेड क्वांटिटी में ही करेगा। इससे क्या है, फार्मर की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बचेगी, जो ओवर यूज़ होता था वो कम हो जाएगा, फार्मर को जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी वो खत्म हो जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बचेगी और बढ़ेगी। और ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी बढ़ गई क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगा इस पर्टिकुलर ड्रोन को यूज़ करने से। काफ़ी सिस्टमैटिक चीज़ें यहाँ से होती जाती है। तो आप समझ चुके हो कि ड्रोन की हेल्प ओवरऑल एग्रीकल्चर में किस टाइप से है, ठीक है? तो अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ है उसमें यही लिखा है कि शुगरकेन फील्ड के ऊपर ड्रोन को यूज़ करके फर्टिलाइज़र को स्प्रे करा गया और 7 मिनट में पूरा फील्ड इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र से स्प्रे हो चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंसी है। और ये ड्रोन आया कहाँ से इन फार्मर्स के पास? तो अभी रिसेंटली नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च हुई थी। तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन बनने चालू होंगे और तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है? ये एक ऐसी स्कीम है जिसका एम ही है कि जो रूरल वुमेन हैं, उनको ड्रोन प्रोवाइड करे जाएँ। रूरल वुमेन को बहुत ही कम कॉस्ट पे ड्रोन दे दिए जाएँ और उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी। उनको ड्रोन भी मिलेगा। ड्रोन फ्री में नहीं मिल रहा। ड्रोन के लिए या तो लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है या ड्रोन अगर खरीदा जा रहा है तो 80% तक पैसा गवर्नमेंट देगी, 20% पैसा खुद को देना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पे मिलती है और ट्रेनिंग भी मिलती है। लेकिन इस ड्रोन का यूज़ ऐसे रैंडमली नहीं करा जा सकता। ड्रोन का यूज़ मेनली फार्मिंग सप्लाई चेन के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग सप्लाई चेन में क्या आ सकता है आप खुद सोचो। कोई प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ ले जाना है और वो प्रोडक्ट जो है वो फार्मर यूज़ करेगा। वो फार्मिंग सप्लाई चेन का पार्ट आ गया, है ना? फर्टिलाइज़र्स को डालना, पेस्टिसाइड को डालना और अगर ड्रोन से नज़र रखनी है ड्रोन से कि कोई एनिमल रात में या दिन में जब फार्मर दूर है थोड़ा, कहीं खेत में आके वो फसलों को खा तो नहीं रहा है, तो ड्रोन से आप नज़र भी रख सकते हो। ड्रोन के अंदर आपने हीट सेंसर, मॉइस्चर सेंसर और डिफरेंट गैस सेंसर्स को लगा दिया, तो यहाँ पे इस एग्रीकल्चर फील्ड से कितनी मीथेन रिलीज़ हो रही है, ठीक है? इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे मॉइस्चर कितना है, क्या पानी की ज़रूरत है या नहीं, ये डेटा भी आप ड्रोन उड़ा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ से जो ओवरऑल हीट, मॉइस्चर, गैस इन सारे डेटा को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और दैट इज़ व्हाई आप समझ सकते हो कि जो पूरी फार्मिंग सप्लाई चेन है, वहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है एंड दैट इज़ व्हाई इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे लोगों को ड्रोन्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो क्या ये ड्रोन्स इंडिविजुअली लोगों को दिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे विलेजेस में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में आते हैं
अपने उनके पास जो पैसा है, कुछ और रिसोर्सेज़ हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको पूल करते हैं और फिर साथ में मिलके कोई ना कोई काम करते हैं। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको उनमें से ऑलमोस्ट 14,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ड्रोन्स प्रोवाइड करे हैं। ये जो स्कीम है, ये 2 सालों तक चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टली प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन बन सकता है। फाइन। एंड ये जो स्कीम है, ये देखो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलके चला रही हैं। आपको इन मिनिस्ट्रीज़ का नाम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली बोल देंगे दैट दिस स्कीम इज़ बीइंग रन ओनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर्स, सिविल एविएशन एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट 5 मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे काम कर रही है एक साथ आके। इन पाँचों मिनिस्ट्रीज़ के जो डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई है इस पूरी स्कीम को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? और 80% का सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, ये तो हमने बात कर ही ली। एंड ये मैक्सिमम कितना है? 8 लाख का। मतलब किसी को 10 करोड़ का ड्रोन लेना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट 8 लाख ही सपोर्ट करेगी। किसी को 8 लाख का ड्रोन ले देना है, तो इसका गवर्नमेंट 80% कॉस्ट कवर करेगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एंड ये जो पूरा वुमेन एसएचजी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑल वुमेन एसएचजीज़ भी होते हैं। मतलब 85% से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो हैं जिनमें सारी वुमेन ही हैं सिर्फ़। तो उनमें से एक मेंबर को 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है। ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी ये, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये एडिटोरियल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, इनको आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करना चाहिए। क्या-क्या आज तक थोड़ी-सी हिस्ट्री रही है, कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहिए। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप पे कोई नए पॉइंट्स ऐड करने की हमें यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ठीक है। देखो रिसेंटली देखा गया है कि डेमोक्रेसीज़ इंडिया के अराउंड, यूरोप के अराउंड ये बहुत ज़रूरी है कि वो रीग्रुप करे एंड कोलैबोरेट करे। क्योंकि देखो वर्ल्ड के अंदर एक फिनोमेना 2024 से देखने को मिला है वापस, वो है प्रोटेक्शनिज़्म का। प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता है कि कंट्रीज सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, ग्लोबल चैलेंजेस एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं सोचती। जैसे आज आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश कर रहा है, फाइन। लेकिन हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते तो क्या करते, हम इसके बारे में सोचते नहीं। ये जो सेल्फिशनेस है, ये यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ दिखाती हैं। पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइज़ करके, सारे डेवलपिंग नेशन से वेल्थ छीन कर, पूरे क्लाइमेट को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्लाइमेट को कोल को यूज़ कर करके पूरे क्लाइमेट को ख़राब करने के बाद अब वो बोलती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने आप देख लेगी, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फिनोमेना है और ये जो पर्सपेक्टिव होता है, इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस दौरान ये बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज़, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक माइंडेड जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वो साथ में आएँ, रीग्रुप करें और कोलैबोरेट करें, ताकि जो मल्टीलेटरलिज़्म और मल्टीपोलैरिटी की स्पिरिट है, वो ख़त्म ना हो। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पिछले 17 साल से यूरोपियन यूनियन और इंडिया किसी न किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन आज तक इन सालों में यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने ना तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, ना कोई और कमर्शियल एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है? जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, उसको बीटीआईए बोला जाता है, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बीटीआईए किन 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन करने की बात की जा रही है। तो एक कंट्री तो है इंडिया और दूसरा ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अच्छी है इसकी, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है क्योंकि अब तक इस पे कोई काम नहीं हुआ है। कोई सब्सटेंशियल काम नहीं हुआ है, बैकग्राउंड में काम तो हो रहा है, बट अब तक ये साइन नहीं हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है दोनों ग्रुप्स के साथ में आने की? देखो स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड could impact protectionist could combat protectionist challenges and serve as economic and geopolitical game changer। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक इशू है कि उनकी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है? ऊपर से यहाँ पे टैलेंट
का फॉल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो एज है यूरोपियन यूनियन की, जो नेट एज है वो बढ़ती जा रही है। तो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कमी है, ग्रोथ की कमी है। इंडिया के पास काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ठीक है? तो एक मिसमैच अगर पूरा हो जाएगा और मैच बन जाएगा, अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन साथ में कोई ऐसा काम करे। तो जो प्रोटेक्शनिस्ट फिलॉसफी और फिनोमेना पूरे वर्ल्ड में आ रखा है अभी, उसको कॉम्बैट करना भी ईज़ी हो जाएगा अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो, ठीक है? बिग टिकट ट्रेड डील्स पे अभी भी हर्डल बहुत ज़्यादा है, मतलब वही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है, बीटीआईए है, ऐसे बड़े-बड़े जो ट्रेड डील्स हैं, उन पे अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि उनको साइन नहीं करा गया। अ शिफ्ट टू हायर पॉलिटिकल लेवल्स इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस लार्जर इश्यूज़। कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के एक नई ट्रेड डील के द्वारा? पहली बात तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन सिर्फ़ एक कंट्री जैसे चाइना पे डिपेंड नहीं रह सकता। क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा था, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ चाइना में जाके अपनी छोटी-छोटी कंपनीज़ खोलती थी, वहीं पे मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें करना काफ़ी चीप है, ठीक है? लेकिन कोविड-19 के बाद पता चला कि चाइना पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। तो यूरोपियन यूनियन अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए चाइना का अल्टरनेटिव ढूँढ रही है। इंडिया वहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडिडेट उभर के आता है। डिफेंस कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन को रशिया से डिफेंसिव हेल्प चाहिए रशिया के अगेंस्ट, इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक डिफेंसिव हेल्प चाहिए। तो दोनों साथ में आके काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सी फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया लीडर्स में से आता है, ठीक है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूरोपियन यूनियन लीडरशिप में आता है। तो अगेन यहाँ पे एक अच्छा कोलैबोरेशन बहुत दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? क्योंकि इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे पुराने सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इस कन्वर्जन से, ठीक है? यूरोपियंस का कंसर्न क्या है? देखो, इंडिया का जो स्टैंड है ना रशिया यूक्रेन वॉर पे, वो फिलहाल थोड़ा सा न्यूट्रल है, ठीक है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करी है, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करी है। तो ओवरऑल जो हम एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं कि वी वांट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यूक्रेनियंस एंड वी वांट टू स्टे न्यूट्रल इन द वॉर। हम कोई भी साइड चुनना नहीं चाहते। यूरोप के लिए ये थोड़ा कंसर्निंग है, बिकॉज़ यूरोपियन यूनियन थोड़ा एंटी रशिया है। उसके खुद के रीज़न्स हैं, बट इंडिया का वो स्टैंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा ये चिप ऑन शोल्डर है। फिर इंडियाज़ डायनामिक्स, इंडियाज़ राइवलरी विद चाइना एंड ब्रिक्स मेंबरशिप आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग ग्लोबल रोल वर आल्सो नोटेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्रिक्स अपने आप में प्रोग्रेस कर रहा है, जिसमें इंडिया और चाइना साथ में है। प्लस जब हम दोनों सिर्फ बायलैटरल टर्म्स में मिलते हैं, तब इंडिया और चाइना की राइवलरी भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी-सी बढ़ती जा रही है। 2024 में एक ऐसा पीरियड आया था जब दोनों की राइवलरी थोड़ी कम हुई थी, और उसके बाद चाइना ने लद्दाख के रीजन में होतान प्रोविंस में कुछ नई काउंटीज़ को अनाउंस करा। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने की बात करी। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो रिलेशनशिप हमारी थी, वो अब अच्छी, जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी 2024 में, शायद ऐसी चीज़ें 2025 में ना रहे, ठीक है? इंडिया की जो डिपेंडेंसी है मॉस्को पर एंड बीजिंग रिमेन कंसर्न फॉर यूरोप, ठीक है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम रशिया पे थोड़ा डिपेंडेंट है डिफेंस प्रोडक्ट को लेके। हम बीजिंग पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इकोनॉमी को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है इंडिया चाइना से। तो यहाँ पे यूरोप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर यूरोप को पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो क्यों ना यूरोप मॉस्को और बीजिंग को रिप्लेस कर ले? जैसे यूरोप के लिए हम चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं या कर सकते हैं, वैसे ही क्यों ना यूरोप मॉस्को और बीजिंग को रिप्लेस कर दे हमारे लिए, ठीक है? ये भी तो पॉसिबल है। तो ये स्टेप भी यूरोप को थोड़ा लेना पड़ेगा, अगर वो चाहता है कि हम रशिया और चाइना के अगेंस्ट थोड़ा-सा नेगेटिव स्टैंस रखें। तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव यूरोप को देना पड़ेगा। ये ऑथर का एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। की गोल्स क्या होंगे? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल रॉ मिनरल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की गोल्स किसके लिए? यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया दोनों के लिए। दोनों ही रीजन्स चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए, ठीक है? स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है? एक कंट्री में कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है, दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, माइन करा जा रहा है। तीसरी कंट्री में इस रॉ मटेरियल को रिफाइन करा जा रहा है। चौथी कंट्री में, जो कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे है, वहाँ पे जाके इस सारी चीज़ों को असेंबल करा जाता है। और फाइनली फिफ्थ कंट्री है जहाँ पे इस सबको बेचा जा रहा है, सेल करा जा रहा है।
तो ये जो स्टार्टिंग से लेके क्या हो गई, ये हो गई ग्लोबल सप्लाई चेन। तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये सपोज़ ये असेंबली हो रही है, अब ये कंट्री ऐसी है जिसने ट्रेड करने से मना कर दिया। तो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन इस डायरेक्शन में जा रही थी, वो यहीं रुक गई, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। अगर आप सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करोगे, तब आप मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस रखोगे, जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को असेंबल करा जा सकता है। ताकि अगर एक कंट्री नहीं मान रही या उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं करा, तो बाकी और कंट्रीज़ तो एक्ज़िस्ट करती हैं, जिनके साथ इन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करा जा सके। ठीक है? तो चाइना ये वाली कंट्री थी जो कोविड-19 में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। देन पोज़ीशन ऑफ इंडिया एज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन के लिए। डिफेंसिवली एक्जिस्टिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस इंक्लूड्स, देखो इंडिया और यूएस के बीच में अभी क्या है, इंडिया को मेजर डिफेंसिव पार्टनर का एक टाइटल दिया गया है यूएस के द्वारा। क्वाड के अंदर यूएस एंड इंडिया दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी चाइना को काउंटर करने की पॉलिसीज़ बनी हुई है। ठीक है? लेकिन यूरोप अगर चाहता है कि इंडिया रशिया और चाइना पे इतना डिपेंडेंट ना रहे, तो उसको इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। फाइन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल डायनेमिक्स की बात करें तो टॉप 64 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसमें से चाइना 57 में लीड करता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है? जो कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजीज़ फ्रंटियर में, फ्रंट का मतलब होता है बाउंड्री। तो हमारी नॉलेज की जो बाउंड्री है ना, वो टेक्नोलॉजी जो हमारी नॉलेज की बाउंड्रीज़ को तोड़ के आगे जा रही है, दैट इज़ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? देन वेब 3.0, बहुत सारी चीज़ें, मेटावर्स एटसेट्रा। तो जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, 64 में से 57 में चाइना लीड करता है। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि इन दोनों में से कोई लीड करे। ठीक है? मतलब ये लीड उस कंट्री को करना चाहिए जो थोड़ी सी डेमोक्रेटिक हो। यूएस इन चीज़ों में थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है फिलहाल। ठीक है? कोलैबोरेटिव पोटेंशियल दोनों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने की, एंड फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा डेवलप करने की, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, द इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी वीकनिंग। ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिसमें बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपका कवर करने की बात की गई है। तो इसमें कुछ ऐसे की टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जिसको यूज़ करके आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा वाइडन होगी। डिस्कशन करने से पहले एक बार इस चार्ट को देखते हैं। जो रुपी की वैल्यू थी वो अराउंड 44 थी 2004 के अराउंड। उसके बाद थोड़ी सी गिरती है, 37 तक चली जाती है आई थिंक 2008 के अराउंड। एनीवे उसके बाद राइज़ होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और होते-होते आज जो है वो 86 भी क्रॉस कर चुकी है। तो जनवरी 10 के बाद रुपी और गिर गया था। तो 86 रुपी की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, वो गिर चुकी है। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है? इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये एक ग्राफ है। अब ऑथर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है। देखो इंडियन रुपी रिसेंटली एक शार्प डिवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से गई है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कॉस्ट अपने आप रुपी की नीचे चली जाए मार्केट फोर्सेस को फॉलो करते हुए। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब चला करके गवर्नमेंट करेंसी की कॉस्ट नीचे या ऊपर ले जाए, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड डिवैल्यूएशन लिखा है तो ये इनअप्रोप्रिएट है। देखो द हिंदू ने थोड़ी सी यहाँ पे गलती करी है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन यूज़ होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने चला करके करेंसी को डिप्रिशिएट नहीं करा है, तब उसको आप डिवैल्यूएशन बोलते हो। यहाँ पे करेंसी डीवैल्यू तो हो गई है। नॉर्मली अगर आप इंग्लिश को यूज़ करोगे तो डीवैल्यू लिखोगे आप। लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो वहाँ पे डिवैल्यूएशन का मतलब अलग होता है कि कंट्री चला करके अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रही है, उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इंडियन गवर्नमेंट का रोल है, बट ज़्यादातर जो रोल है वो मार्केट सप्लाई का है, या मनी सप्लाई का है, इन्फ्लेशन का है, एक्सचेंज रेट का है। तो वो डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है? चलो अच्छी बात है। ये चीज़ यहाँ पे होने से हमें एक नया डिस्कशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है? तो 2 टाइप की एक्सचेंज रेट होती है। तो एक्सचेंज रेट मतलब कि अगर आप डॉलर को रुपी से एक्सचेंज करोगे, तो उसमें 2 टाइप की एक्सचेंज रेट होती है। एक नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल में बेसिकली जो आपको प्राइस दिख रही है वो एक्सचेंज रेट हो गई। सिंपल कि अगर आप कंपेयर करोगे रुपी को डॉलर से। रियल क्या होती है? जब इस प्राइस में से आप जो इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर दोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
तब निकल के आती है रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट को नीर बोला जाता है, NEER, और रियल एक्सचेंज रेट को REER बोला जाता है। फाइन, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो रील में क्या है, इन्फ्लेशन को हटा के फिर एक्सचेंज रेट देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे एक्सचेंज रेट पे। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई का इन्फ्लुएंस है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट फ्लो से। अब इन दोनों को बहुत ही ब्रीफली समझते हैं, क्योंकि ये सब स्टैटिक का पोर्शन है। फिर भी क्योंकि ये इस आर्टिकल में मेंशन है, तो मैं बहुत ही आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। देखो, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैंने कोई मशीन बनाई इंडिया में और मैंने इसको US के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया, तो US वाला पर्सन जो है वो मुझे डॉलर में पेमेंट देगा। तो क्या होगा, इंडिया के अंदर डॉलर आ गया। सपोज इंडिया के अंदर 10 रुपये रखे थे और $10 रखे थे, मान लेते हैं, है ना। अब इंडिया में $1 और आ गया, तो अब इंडिया में हो गए $11। फाइन। तो इंडिया में क्या हुआ, रुपये के कंपैरिजन में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। और ये सबको पता है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी कीमत कम होती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है। अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई, अब रुपये की मान लेते हैं प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन डॉलर की खुद की प्राइस कम हो गई, तो कंपैरिजन में रुपये की प्राइस ज़्यादा हमें दिखेगी, है ना। रुपये की प्राइस में मान लेते कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन डॉलर की प्राइस अगर गिर गई, तो कंपैरिजन में रुपये की प्राइस हमें ज़्यादा दिखेगी। तो ऐसा लगेगा हमें कि डॉलर के बदले रुपये जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हो गया। सिंपल। अगर मैंने यही चीज़, कोई मशीन जो है US से इंपोर्ट करी एक्सपोर्ट करने की जगह, तो मैं US वाले को रुपये दूंगा, लेकिन US वाला रुपये मेरे घर वापस भेज देगा, बोलेगा मुझे रुपये नहीं, मुझे डॉलर दो तुम। तो फिर मैं दोबारा उसको पेमेंट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको डॉलर ही दूंगा। तो अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरी कंट्री से डॉलर बाहर जा रहा है, तो मेरी कंट्री के अंदर डॉलर की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, इसलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू अपने आप कंपैरिजन में कम हो जाएगी, और क्या होगा यहाँ पे, सप्लाई रुपये की तो खैर मान लेते सेम ही है, बट डॉलर की सप्लाई कम होगी, डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, और रुपये डेप्रिशिएट हो जाएगा। एक तो ये हो गया, मतलब नॉर्मल जो ट्रेड हो रहा है ना, जो नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, उससे इस तरह से रुपये की वैल्यू ऊपर और नीचे जा सकती है। इसको आप करंट अकाउंट फ्लोज बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया करंट अकाउंट फ्लो का मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो ये आपके लिए नया नहीं है। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट फ्लो क्या होता है। ये दूसरी चीज़ है। सपोज मैं एक इंडियन हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, और मैं चाहता हूँ कि US की किसी कंपनी में मैं ना पैसा लगाऊँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ टाइम बाद मुझे रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने इस US की कंपनी को कॉल करा, मैंने बोला कि भाई मैं आपकी कंपनी में ना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। US की कंपनी बोली अरे वाह बिल्कुल करो। तो मैं बोलता हूँ उनको कि चलो ठीक है, मैं आपको 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। US की कंपनी फिर से बोलेगी भाई मैं रुपए का क्या करूँगा, मुझे तो आप डॉलर के नोट दो। तो मैं रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करूँगा, जो भी है। एनीवे, डॉलर को मैं इनको दूंगा। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मेरी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो डॉलर जो है क्या हो रहा है, देखो, डॉलर कंट्री से बाहर जा रहा है। अब ये इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने कुछ खरीद लिया, जो इस केस में हो रहा था। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। अब इसका उल्टा सिनेरियो भी देखो। कोई इन्वेस्टर है US का, जिसको दिख रहा है कि भाई जो इंडिया है ना, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, तो क्यों ना इन इंडिया के किसी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट कर देगा। तो वो क्या करेगा, डॉलर लाएगा और इंडिया के अंदर एक कंपनी को दे देगा। तो इंडिया के अंदर डॉलर आ तो रहा है ना। सपोज उसको पता चला कि HMPV वायरस आ रहा है ना, HMPV वायरस आ रहा है, और जो पूरी पूरा वर्ल्ड है, शायद दूसरा लॉकडाउन लग जाए। ऐसा होगा नहीं, बट मान लेते हैं ये जो US वाला पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। इसको लग रहा है पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाएगा, मैंने तो इंडिया में पैसा लगा दिया, अब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये जो कंपनी है ये तो काम करेगी नहीं, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो लॉकडाउन लगा भी नहीं, HMPV वायरस आया भी नहीं, उसी लेकिन उसका डर जो फैल गया, वो उसने क्या करा, अगले दिन कॉल करा कि भाई मैं तो अपना पैसा वापस ले जा रहा हूँ। तो जो पैसा इसने लगाया था डॉलर, ये क्या करा इसने, डॉलर इंडिया से बाहर ले गया और खुद की पॉकेट में रख लिया इसने। तो इससे क्या हो गया, इंडिया के अंदर जो डॉलर था वो बाहर चला गया। तो वही सेम चीज़ होगी, यहाँ पे डॉलर बाहर चला गया तो उसकी सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ेगी तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट फ्लोज। मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली लेकिन काफ़ी डिटेल में भी समझा दिया है, तो आई होप कि इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है, और उसमें एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फाइन, और हर एग्जाम में हो गया अब ये।
अब सारे एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट रिजीम मल्टीपल टाइप की होती है। तब आपने देख लिया ना ये चीज़ हो रही है। अब आप देखो, जो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्या वो इस पूरे गेम को बैठे बैठे देखती रहेगी? नहीं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है। अब वो जितना इंटरफेयर करती है ना, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट रिजीम्स होती हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है, मतलब हमारे केस में आरबीआई, वो रुपी की वैल्यू को फिक्स रखने की पूरी कोशिश करेगी। सपोज रुपी की वैल्यू 70 रुपये है, मान लेते हैं। अब क्या है, जो बहुत सारे लोगों ने इंडिया से इन्वेस्टमेंट अपना वापस बुला लिया और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना चालू कर दिया। इन दोनों सिनेरियो में क्या होगा, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। रुपी की सप्लाई तो उतनी है, लेकिन डॉलर की सप्लाई कम हो गई। तो आरबीआई बताए क्या करेगी, आरबीआई अब रुपी की भी सप्लाई कम कर देगी, है ना। मतलब भाई, डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, इससे क्या होगा, डॉलर रुपी के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो आरबीआई दो चीज़ कर सकती है। या तो आरबीआई के पास जो डॉलर पड़ा है, आरबीआई के पास भी बहुत सारे डॉलर पड़ा है बाय द वे, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। आरबीआई के पास जो डॉलर पड़ा है, या तो आरबीआई इस मार्केट मार्केट में डॉलर को रिलीज कर दे, ताकि मान लेते हैं इंडिया के पास $100 थे और आरबीआई के बैंक अकाउंट में या आरबीआई के पास $50 रखे हुए हैं, जो हम काउंट नहीं करते। जो मैंने अब तक ये पूरा एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ पे जो आरबीआई के पास डॉलर पड़ा था, उसका वो मैंने काउंट नहीं करा। अब मान लेते हैं आरबीआई को पता चला कि इंडिया से ना $10 निकल गए, तो आरबीआई ने अपने 50 में से $10 वापस इंडिया के मनी सप्लाई में ऐड कर दिए। अब आरबीआई के पास तो 40 रह गए, लेकिन मार्केट के अंदर $100 पहले थे, अभी भी $100 ही रह गए। जबकि $100 चले गए, लेकिन आरबीआई ने अपनी पॉकेट से $100 इंडियन मार्केट में डाल दिए। तो क्या होगा, डॉलर की कमी नहीं होगी। डॉलर की कमी नहीं होगी तो डॉलर की सप्लाई कम नहीं होगी। सप्लाई कम नहीं होगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। प्राइस नहीं बढ़ेगी तो रुपए डिप्रिशिएट नहीं होगा, रुपए स्टेबल रहेगा। ठीक है, आरबीआई या तो खुद का डॉलर मार्केट में रिलीज कर सकती है, या फिर वो रुपी खरीद लेगी। सिंपल, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना है। किससे मतलब है, बैलेंस से। मान लेते हैं $100 थे और 100 रुपये थे इंडिया के मार्केट में। सिंपल, $100 थे, 100 रुपये थे। अब क्या हुआ, $10 चले गए, तो मार्केट में कितने डॉलर रह गए, 90। अब $90 हो गए और रुपी तो 100 ही है, तो रुपी की वैल्यू गिर गई। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रुपए खरीद लेगी। आरबीआई बाय कर लेगी रुपए को। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बाय का, क्या मतलब होता है, आरबीआई कैसे खरीद रही है, ये स्टैटिक का पोर्शन है। अब यहाँ पे आर्टिकल आया है तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इतना समझ लो, जो काफ़ी ईजी वे समझना। आरबीआई को क्या करना है, सिंपल सी बात है, जितना रुपए है ना मार्केट में वो कम करना है। तो आरबीआई रुपये खरीद लेगी, $10 खरीद लिए उनने, तो मार्केट में अब सिर्फ $90 रह गए। फिर से डॉलर और रुपए बराबर रह गए, है ना। तो भले ही ऐसी चीज़ें हो, आरबीआई का एम रहता है इन दोनों तरीके से, या तो वो डॉलर को बेच देगी या फिर वो रुपए को खरीद लेगी। ठीक है, क्या कर रही है, डॉलर को बेच रही है या फिर रुपए को खरीद रही है। तब जाके उसने क्या कर दिया, मार्केट में रुपये की प्राइस को फिक्स कर दिया। पहले 70 थी, वो हो 80 जाती, लेकिन उसको वापस 70 ले आई, है ना। लेकिन ये कब कर रही है आरबीआई, जब इंडिया से डॉलर जा रहा है। लेकिन अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया तो क्या होगा, अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर आ गया तो क्या होगा, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी और रुपी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाएगा। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रुपी जितना अप्रिशिएट करेगा, हमारे इम्पोर्ट उतने महंगे होते जाएंगे। सॉरी, हमारे एक्सपोर्ट उतने महंगे होते जाएंगे। हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगर हमारा रुपी एकदम से ऊपर चला गया तो जब इंडिया में डॉलर बहुत तेज़ी से आने लग गया या आने लग जाए, तब आरबीआई इसका उल्टा करेगा। आरबीआई डॉलर को खरीद लेगा। जो एक्स्ट्रा डॉलर आ गया ना इंडिया में, आरबीआई उसको खरीद के अपनी पॉकेट में रख लेगा, या फिर वो रुपी को सेल कर देगा। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बने प्रीलिम्स में। फाइन, तो आपको ध्यान रखना है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, करेंसी वैल्यूज एडजस्ट बेस्ड ऑन द मार्केट सप्लाई डिमांड, है ना। जो रिजर्व है ना आरबीआई के पास, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। फ्लोटिंग का मतलब है तैरता हुआ रुपी। रुपी तैर रहा है अपने आप, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जो मार्केट सप्लाई है वही डिसाइड कर रही है, आरबीआई कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा। मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग मतलब आरबीआई थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा। सिंपल, हम यूजुअली मैनेज फ्लोटिंग ही करते हैं, और इंडिया के अंदर यही रहता है। ठीक है, आरबीआई की अप्रोच क्या होता है, अगर एक्सेस डिमांड है, डेप्रिशिएटेड द रुपी एंड सोल्ड द फॉरेन रिजर्व। ठीक है, और अगर एक्सेस सप्लाई है तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व वाइल रेजिस्टिंग करेंसी अप्रिसिएशन
टू मेंटेन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। ठीक है, यही है कि अगर रुपी जो है एक्सेस सप्लाई हो जाए डॉलर की इंडिया के अंदर डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रुपी अप्रिशिएट होने वाला होगा। लेकिन आरबीआई नहीं चाहती कि रुपी या तो अप्रिशिएट हो या डिप्रिशिएट हो। आरबीआई चाहती है रुपी स्टेबल रहे। तो यहाँ पे रुपी की अप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा, उसका करेंसी का अप्रिसिएशन रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। कैसे? अपने रिजर्व्स को, जो रुपी है, मतलब क्या करेगा उस केस में, वो या तो रुपी को सेल कर देगा या फिर डॉलर को खरीद लेगा, है ना। यही तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा अभी। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि वो कब सेल कर रहा है, कब बाय कर रहा है आरबीआई, डॉलर और रुपी को। इतना आपने समझ लिया तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी। सिंपल। जो कैपिटल आउटफ्लो है उससे अभी डेप्रिसिएशन हुआ है। तो अभी जो रिसेंटली डेप्रिसिएशन हुआ है ना, ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारा जो कैपिटल है वो इंडिया से छोड़ के भाग गया, डॉलर इंडिया से निकल गया। ठीक है, लेकिन कैपिटल इनफ्लो इतना नहीं हो पाया, और ये चीज़ हमें पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से देखने को मिल रही है। कोविड-19 के बाद से आरबीआई ने 2 साल तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फोकस करी। एक्चुअली अगर आरबीआई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फोकस नहीं करता तो रुपी आज 100 तक हो जाता। ठीक है, ये हो चुका होता, लेकिन आरबीआई ने क्या करा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करा। अब कुछ टाइम बाद नवंबर से आरबीआई ने मैनेज फ्लोटिंग करना चालू करा, क्योंकि कब तक आरबीआई आर्टिफिशियली रुपए को बचा सकता है ना। कब तक वो आरबीआई अपने रिजर्व्स को खाली करता जाएगा और रुपये को बचाता रहेगा। कभी ना कभी तो रुपये को अपने सहारे छोड़ना पड़ेगा ना आरबीआई को। वही उन्होंने करा, और जैसे ही रुपये को अपने सहारे छोड़ा, रुपये एकदम से गिर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इम्प्लीकेशन ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो, रुपी डिवैल्यूएशन के, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, कि जैसे रुपी डिप्रिशिएट होता है, रुपी की वैल्यू गिरती है, तो एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन एक और चीज़, जो हमने रीर और नीर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रीर है वो बढ़े जा रहा है, रीर अप्रिशिएट होता जा रहा है, लेकिन जो नीर है वो डिप्रिशिएट होता जा रहा है। अब इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये पूरा स्टैटिक का ही टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में रीर और नीर दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट होगा, वो गलत होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा राइज है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एडिटोरियल की तरफ। लॉन्ग ओवरड्यू शॉर्ट टर्म रेजिमेंट फॉर टीबी सेट टू बी गेम चेंजर। सो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है, जो नई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो एमडीआर टीबी। देखो, टीबी लिया जाता है, बहुत सारे लोग जिनको टीबी होता है वो दवाई लेते हैं। जो दवाई का कोर्स होता है वो काफ़ी लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, 18 महीने तक का होता है। बहुत सारे लोग 18 महीने तक दवाई नहीं लेते और छोड़ देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज एक बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की नज़र से सोचो। मैं आपको बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में समझा रहा हूँ, लेकिन उसे समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया को आप एक इंसान मानो। अगर आपको इस इंसान को मारना है और आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, तो इस छोटे से पत्थर से आपको इस इंसान को बहुत बार मारना पड़ेगा जब तक ये पूरा मर जाए। ठीक है, लेकिन आपने उसको 2 बार मारा तो वो इंसान जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। और अगर आप 2 बार मार के आपने छोड़ दिया, तो जो इंसान है ना, इसकी सहन शक्ति भी अब बढ़ जाएगी। अगर आप उसको कंटिन्यूअसली मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, तो इसकी सहन शक्ति बढ़ने का टाइम नहीं है इसके पास। लेकिन आपने 2 बार मार के छोड़ दिया और अब आप 1 साल बाद आए मारने इसको, तो तब तक क्या है, इसकी सहन शक्ति उन 2 पत्थरों की बढ़ चुकी है। तो मतलब जितना आप फोर्स पहले यूज़ करते थे, उससे और ज़्यादा लगेगा इसको मारने के लिए। ऐसा ही कुछ बैक्टीरिया के लिए है। जब आधा कोर्स लेते हैं ना, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो पूरा नहीं खत्म होता, और बैक्टीरिया की सहन शक्ति बढ़ जाती है मेडिसिन के अगेंस्ट। और अब आपने पूरा 18 महीने का कोर्स ले भी लिया, तब भी ये जो बैक्टीरिया ये नहीं मरेगा। तो इस टाइप का जो एमडीआर बैक्टीरिया, एमडीआर मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस में अब आ चुका है। फाइन। इसमें जो 2 दवाइयाँ हैं, राइफाम्पाइसिन एंड आइसोनियाजाइड, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिकल्स का नाम दे देते हैं, पूछते हैं ये क्या है, और ये तो न्यूज़ में है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये आपसे पूछ लिया जाए। ये टीबी के ट्रीटमेंट के ड्रग्स हैं 2। इनके अगेंस्ट एमडीआर टीबी वाले बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इन दवाई को लेने से भी टीबी ठीक नहीं हो रहा लोगों का अब, और यहाँ पे 30 to 40% डेथ का रिस्क है।
एमडीआर टीबी के वर्ल्ड में 27% केसेस तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है। ये भी डेटा आपको याद रखना है, ठीक है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ी रेजिमेन है, तो लोग इतने टाइम तक दवाई नहीं ले पाते, छोड़ देते हैं। उसके कारण और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है? और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दवाई होते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है और साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं दवाइयों के। तो टीबी भी ठीक नहीं हुआ, प्लस साइड इफ़ेक्ट हो गए लोगों को। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि हमें शॉर्टर एक ट्रीटमेंट चाहिए, जो कि लेस टॉक्सिक हो और 6 महीने के अंदर पूरा हो जाए, ठीक है? देन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे जो बेडाकोलिन है, इसके अगेंस्ट जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है? एमडीआर टीबी पेशेंट के अंदर। इतना यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फिर भी आप ना बेटाकोलिन पूरा आपको याद ना रहे, तो कोलिन ऐसा कुछ याद रख लेना कि ये टीबी से रिलेटेड है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि रैंडमली अगर ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपके 2 मार्क्स होंगे और आपके कंपेटिटर्स के नहीं होंगे, है ना? और आप यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा कम्पेटिटिव, थोड़ा नहीं काफ़ी कम्पेटिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाओ प्रीलिम्स में, तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अगर आपके कंपेटिटर ने कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी वरना, ठीक है? देन इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्टर रिजीम। क्या शॉर्टर कम समय वाली दवाइयों का कुछ नाम है? ये बीपीएएल इसका नाम है एक, बीपीएएल, ठीक है? ये ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को 6 महीने तक रोक देता है। ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वाला तो एटलीस्ट। फाइन, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि शॉर्टर रिजीम हमें चाहिए टीबी के अंदर, ठीक है? एंड अर्ली और एक्यूरेट डिटेक्शन की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जो टीबी होता है, वो पहले ही हम उनको रोक सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर यही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हैव अ गुड डे।